हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि हम एनटीपीसी का जो प्रीवियस पेपर है उसको हम करा रहे हैं, तो जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो इस बार एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। तो यह जो पेपर है यह एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था, जो कि पेपर 12 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक परीक्षा में 35 छात्र एक विषय में 42%, दूसरे विषय में एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल है। इनमें से 30% दोनों विषय में फेल है। यदि छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। तो जो लोग भी मैथ का प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं या खुद से लगाना चाहते हैं वो लोग वीडियो को रोककर लगा सकते हैं। और वैसे भी हम इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसका कैसे सवाल लगाया गया है वो हम लोग को आप लोगों को बता देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा इसमें दिया गया है कि केवल एक विषय में फेल हुए, अर्थात केवल एक ही विषय में पास हुए छात्रों का परसेंटेज कितना होगा। तो 42% जो है पास हुए हैं, उसमें से 35 पर कितना दिया था ऊपर देख लेते हैं। 42% पहले में फेल है और 35% दूसरे में फेल हैं और 30% दोनों में फेल हैं। तो इस प्रश्न का सलूशन ऐसे है कि 42% जो है ये पहले विषय में फेल है और 35% दूसरे विषय में फेल है। तो 42 में से 30% यानी कि जो दोनों में फेल है वह अगर उसको हम घटा देते हैं तो केवल एक विषय में फेल हुए छात्रों को परसेंटेज आ जाएगा, तो आएगा 17%। तो इसलिए छात्रों की संख्या पूछा है, तो 2500 टोटल छात्र हैं, तो 2500 का 17/17% यानी कि 2500 का 17/100 यानी कि 425 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है विनिवेश, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP यानी कि जो मार्क प्राइस है वह 1200 रुपये है, तो जोगिंदर के द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि SP पूछा है, विक्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का सलूशन है कि जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया जो मूल्य होगा वो होगा 1200। इसका मार्क प्राइस है तो उसमें 20% की छूट दिया गया, यानी कि 80 में से 20 निकाल देंगे तो 80 में से 20% निकाल यानी कि 20% छूट दिया गया, तो बेचा गया है 80 पर, तो 80/100 और फिर उसके बाद 20% का और छोड़ दिया था, तो ये भी 80/100 यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 768। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक जल मरुस्थल यानी कि पाक स्ट्रीट और मन्नार की खाड़ी यानी कि गोल्फ ऑफ मैनार द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से जो है विभाज्य है। तो विभाज्य पूछा है, सबसे बड़ी संख्या तो इनके बीच पूछा है, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 12, 21, 32 और 18 का जो एलसीएम होगा
हो जाएगा 2016। तो अभिष्ट संख्या हम मान लेते हैं कि वह 2016 है। 2016 जो है 2016 को जो 2016 है, तो इन तीनों के बीच में का है। तो अगर k की वैल्यू हम अगर 2 लेते हैं, तो k की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यह लगभग 4000 के पार आ जाएगा, लेकिन 6000 से कम होगा, तो इसलिए हम k की वैल्यू 2 ना लेकर k की वैल्यू 3 लेते हैं। 5 लेंगे, अगर 4 भी लेंगे तो तब पर भी ये 8000 हो जाएगा, तो इसलिए k की वैल्यू 3 लेंगे। तो k की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यह आ जाएगा 6048। 6048 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से जो है पूर्णतः विभाज्य हो सके। तो पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। और पूछा है 9999 में जो है 307 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो पहले हम 9999 में भाग देते हैं 307 से, तो 307 से 9900 में भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 175। यानी कि जो संख्या हमने माना है 9999 वह गलत है, यानी कि उससे अगर 175 कम रहेगा तो वह 307 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि गलत की वो छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात की जो करे जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो सके। अच्छा, उससे विभाजित हो सके, यानी कि यह 175 जो है अधिक आया है, तो इसको पूर्णतः विभाजित होने के लिए जो है 307 में से अगर 175 घटा देते हैं 132, तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितना कम करना पड़ेगा? 132 संख्या कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भंडार और प्रकीर्णन। भंडार और प्रकीर्णन जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है मैथ का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी के कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में ही पूरा कर देता है। तो उनमें से उस कार्य को सबसे तेज़ी से कर सकता है कौन? ए, बी अथवा सी। तो इस प्रश्न का जो सलूशन होगा, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं सलूशन। इस प्रश्न का सलूशन है, प्रश्न में दिया है ए द्वारा कार्य का जो है 25% किया जाता है, यानी कि 1/4 कार्य करने पर लगा जो 25% किया जाता है, यानी कि जो समय लगेगा वह 10 दिन लगेगा। ए द्वारा पूरा करने में जो कार्य समय लगा है वह 4 × 4 दिन लग जाता है, यानी कि 4 दाम में 40 दिन लग जाएगा। बी द्वारा कार्य का 40% ही किया जाता है, यानी कि 2/40 का 40%, यानी 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि पूरा 2/5 भाग करने में जो समय लग रहा है वह 40 दिन लग रहा है। बी द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय लग रहा है? तो 40 का 5/2 तिहाई से लगेगा, यानी कि बी जो है 100 दिन में पूरा कर लेगा। उसी प्रकार से सी पूछा है, सी जो है कार्य का 1/3 भाग करने में जो समय लगा है वह 13 दिन लगा है। तो सी द्वारा कार्य पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? 13 का 3 मल्टीप्लाई करें तो 39 दिन समय लगेगा, यानी कि सबसे तेज काम कौन कर रहा है? तो वह सी कर रहा है, क्योंकि वह 39 दिन में पूरा कर दे रहा है, जबकि ए जो है 40 दिन में पूरा कर रहा है और बी जो है 100 दिनों में पूरा कर रहा है। तो सबसे कम पूछा है तो वह सी होगा। प्रश्न नंबर 9, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम जो है क्या है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम है अरुंधति राय।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अरुंधति राय। अरुंधति राय ने जो है 1997 में पुरस्कार जीता था, वो भी उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है 1997 में पहली बार पुरस्कार जीती थी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सर विलियम्स जोन्स ने किस सन में एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1784। यानी कि 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना है वह कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो शामिल है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा जीन क्रांति। जीन क्रांति में जो है ऑप्शन नंबर डी जीन क्रांति, जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देशों को सेट प्रोग्राम्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग हार्ड लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित स्टेटमेंट और कथन निष्कर्ष का सवाल है। तो कथन है, कथन है सभी गेंदें फूल है। पॉइंट 2 है कि सभी बल्ले गेंद हैं। सभी गेंदें फूल है, सभी बल्ले गेंद है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें से होगा सभी बल्ले फूल हैं, सभी फूल बल्ले हैं, सभी गेंद बल्ले हैं, कोई भी गेंद फूल नहीं है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। सभी गेंद फूल हैं, सभी गेंद फूल हैं, सभी गेंद फूल है, तो सभी गेंद फूल है, फिर सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। तो इसमें दिया है कि ये जो सभी गेंद है, यानी कि जो बीच वाला ये गेंद है वो फूल है, यानी वो फूल है, यानी कि जो गेंद होगा वो फूल के अंदर ही होगा, यानी कि सभी गेंद उससे कम है। और फिर दूसरा दिया है कि सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, सभी बल्ले फूल हैं, सभी बल्ले फूल हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में पूछा क्या है, कौन सा कथन पालन नहीं करता है? तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है, नहीं वाला पूछा है। नहीं वाले में देखिए ऑप्शन जो दिया है सभी, ऑप्शन ए दिया है सभी बल्ले फूल हैं, तो सभी बल्ले फूल के अंदर ही है, तो ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि इससे सही है। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, तो ये भी सही है, इसी के अंदर है, कुछ हैं भाई। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, तो ये भी उसी प्रकार सही है। कोई भी गेंद फूल नहीं है, कोई भी गेंद फूल नहीं है, यानी ये कोई भी गेंद फूल नहीं है, तो यह प्रश्न गलत होगा क्योंकि है। तो इसमें जो है नहीं वाला पूछा था, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, उन संख्या की पहचान करें जो श्रेणी में संबंधित नहीं है। ये भी देखिए ध्यान दे, जो नहीं वाले प्रश्न है उस प्रश्नों को जो आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि आप लोग हाँ वाले में जवाब दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आगे वाली श्रेणी में कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। दिए गए श्रेणी में जो है, ये जो श्रेणी है 10, 17, 26, 39, 10, 17, 26, 39, 50, ये श्रेणी दिया गया है। किस श्रेणी से होगा? तो 10 में 7 जोड़ने पर
17 आया, फिर 17 में 9 जोड़ने पर 26 आया है। तो यानी कि ये जो जोड़ा जा रहा है यह विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो 7, 7 से बाद 9, 9 के बाद जो भी आएगा वह 11 आना चाहिए। तो लेकिन जो 39 में से अगर 26 घटा रहे हैं तो यह 13 आ रहा है, जो कि 13 आना नहीं चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 11 क्या होगा, 37 होगा, जबकि यह लिखा गया 39। यानी इसमें से जो ये 39 वाला ऑप्शन है यह गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो कि गुजराती शैली से प्रभावित था। तो इसमें से कौन सा स्मारक था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा गेटवे ऑफ इंडिया। यानी कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी के जो है भारत के स्वागत के लिए बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, एक विशिष्ट कोड में BUREAK को PZVIFY लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PACASPTL का कोड जो है वह क्या होगा? तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में जो है यह जो BUREK जो लिखा गया है यह उल्टे साइड से, यानी कि इधर साइड से, यह इस साइड लेफ्ट टू राइट साइड में यह लिखा गया है। तो यानी कि जो इसका विपरीत होगा यह y से है। विपरीत का b का वैल्यू होता है 2 और इसका वैल्यू होता है 25। यानी कि b का जो उल्टा होता है वह y है, u का उल्टा f होता है, r का उल्टा i होता है, e का उल्टा v होता है। यानी कि विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से इसका विपरीत क्रम का क्या होगा? तो लास्ट l का विपरीत जो होगा, l का विपरीत वह o होगा। तो यानी कि प्रश्न o से शुरू होना चाहिए, यानी कि यह ऑप्शन नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद t है, तो t का उल्टा जो है g होगा, तो यानी कि अभी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जो है ABCD का जो क्रम है उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं लगेगा। और महत्वपूर्ण यह भी है कि आप लोग विपरीत वाला भी क्रम जरूर से याद कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? तो इस व्यंजक का मान कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए दिखाते हैं कैसे है। तो -20 का क्यूब दिया है, तो -20 का क्यूब में क्या है कि जो चिन्ह है वह बदलता नहीं है, जबकि वही स्क्वायर रहेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहता है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है, 3 है ऐसे है तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो -20 का क्यूब है, तो -20 का क्यूब 8000 हो जाएगा, तो -8000। 13 का क्यूब होता है 2197 और 7 का क्यूब होता है 343। तो ये माइनस वाली अलग लगेगी, ये प्लस प्लस जुट जाएगी, जुट कर 8000 में से घट जाएगी। तो घटने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 5460। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5460। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, किसी कूट भाषा में VUFOTJM को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसको सॉल्व करते हैं। V की वैल्यू यहाँ पर, V की वैल्यू आप लोग को दिखा देते हैं। V की वैल्यू होता है 22 और X की वैल्यू होता है 24। यानी कि V से जो है कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। U की वैल्यू होता है 21, W की वैल्यू होता है 24, यानी कि 2 के क्रम में बड़ा है। तो इस प्रकार से E की वैल्यू होती है 5 से 2 बड़ा 7 आएगा, तो सभी G है। P भी देखिए, GP भी यहाँ पर, GP भी यहाँ पर, GP भी यहाँ पर, GP भी यहाँ पर। तो आप लोग लास्ट से चेक करिए। तो H की वैल्यू 8 होती है, 8 से 2 बड़ा 10 होता है, 10 की वैल्यू J होती है। तो इसमें देखिए लास्ट में A आया नहीं होगा, लास्ट में I है नहीं आएगा, C B में भी नहीं, J यहाँ पर लास्ट में आया है, J की वैल्यू 10 होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी
सही होगा। अगर स्टार्टिंग से जो बराबर हैं तो आप लोग लास्ट में जो दिया रहता है वैल्यू उसको चेक करिए, आपको समय बचेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, यदि 3x + 2y संबंधे 3x - 2y बराबर 5 संबंधे 3 है तो x संबंधे y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लिए इसका सिंपल सवाल। इसकी यह प्रश्न में दिया गया 3x + 2y बटे 3x - 2y बराबर 5/3। तो 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 3 की वैल्यू 3x + 2y में और 5 की वैल्यू 3x - 2y में। 3 3 के 9x + 6y हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 5 3 15x - 10y हो जाएगा। तो x की वैल्यू इधर ले जाएंगे, 10 की वैल्यू इधर ले आएंगे, तो यह हो जाएगा 16y बराबर 6x। तो x बटे y की वैल्यू जो आएगी 16/6 यानी कि 8/3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, यदि 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 और थीटा एक न्यून कोण है, तब tan थीटा का जो है मान कितना होगा। तो tan थीटा का मान कितना होगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न में दिया है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0। तो इसमें से अगर 16 सेक स्क्वायर थीटा जो है यह 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 40 को हम लिख देते हैं 2 × 4 × 5 यानी कि 4 × 5 = 20 दूनी 40 सेक थीटा, या 25 जो है 5 का स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a - b का अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो बराबर 0, तो a - b बराबर भी 0। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। अगर सेक थीटा की वैल्यू 5/4 आ जाएगी तो प्रश्न में क्या पूछा था, tan थीटा पूछा था। तो यहाँ से आप लंब बटे अगर 4/5 है, समकोण त्रिभुज लगा देंगे। समकोण त्रिभुज में से सेक थीटा जो होगा वह कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या होगा इसमें 5 आ जाएगा और आधार जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज में यह वैल्यू 3 आ जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू पूछा है, tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार यानी कि 3/4 आंसर आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 3/4 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा किण्वन, यानी कि शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह किण्वन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में किण्वन की प्रक्रिया में जो है कवक यानी कि ईस्ट शर्करा को जो है एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि कवक यानी ईस्ट जो है शर्करा को किस में परिवर्तित कर देता है। तो उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट यानी कि SWS की जो है शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो की जो है शुरुआत की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसे कि प्रवर्ध संरचनाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है विली, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, विली कहा जाता है। और यह जो विली है यह भोजन के अवशोषण को जो है बढ़ाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, मैथ का है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी दिया है वह 15 मीटर है। तो समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल पूछा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। तो इस प्रश्न का सिंपल फॉर्मूला है कि समचतुर्भुज का जो परिमाप है वह होता है 4 × भुजा। तो इस प्रश्न को सूत्र को आप लोग याद के लिए इसी पर लगेगा। समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है वह 4 × भुजा, यानी कि इसका परिमाप दिया 120 और 4 × भुजा हो जाएगा। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर।
और समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी दिया है 15 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो इसमें एक भुजा दिया है 30 मीटर और इनके बीच की दूरी दिया है 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 30 गुणे 15 बराबर 450 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो उस एक्सेल को दाईं ओर सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए जो है Ctrl+R का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, नादिर शाह ने किस सन में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में जो है लूटपाट की थी। तो नादिर शाह ने जो है हमला किया था वह सन 1739 ईस्वी में किया था। नादिर शाह जो है फारस का जो है एक शासक था जो 1739 में भारत पर जो है आक्रमण किया था। और जो नादिर शाह ने मुगल सेना के मध्य जो है करनाल का युद्ध हुआ था। तो पूछता है कि नादिर शाह ने मुगल की सेना के साथ कौन सा युद्ध किया था। तो करनाल का युद्ध किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। पुस्तक बहुरूपी गांधी जो है किसने लिखी है। पुस्तक बहुरूपी गांधी जो लिखी है वह अनु बंदोपाध्याय ने लिखी है और यह जो बुक है वह बांग्ला भाषा में जो है लिखी गई है, पुस्तक गांधी नामक बहुरूपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, यदि साइन a+b बराबर √3/2 और कास a-b बराबर √3/2 तो a+b का संभावित मान क्या है। तो अगर साइन a+b का भी मान अगर √3/2 है और साइन a-b की वैल्यू भी अगर √3 है, यानी कि यहाँ पर जो साइन, तो प्रश्न में जो है साइन साइन 45 का मान भी √3/2 नहीं साइन, तो यहाँ से इसको हम साइन जो है 60 का मान जो है √3/2 होता है और जो है कास 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, इसको दिखाते हैं कैसे सॉल्व है। यहाँ पर दिया है साइन a+b बराबर √3/2, तो यानी कि साइन a+b का मान साइन 60 हो जाएगा क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से साइन इतने की वैल्यू दिया है तो यहाँ से a+b की वैल्यू 60 आ जाएगी। इसी प्रकार से कास a-b की वैल्यू √3/2 है तो कास a-b की वैल्यू कास 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से a-b की वैल्यू 30 अंश आ जाएगा। तो समीकरण और 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 2a बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो a की वैल्यू 45 अंश आ जाएगी। तो अगर a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू 65 अंश आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के ऐसे मूल हैं जिन्हें अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब b का m का मान क्या याद कीजिए। तो इसके मूल निकालना है। तो पहले हम समीकरण देखते हैं। समीकरण दिया है x² - 5x + m बराबर 0। तो यहाँ से मूलों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b की वैल्यू दिया है 5 और a की वैल्यू 1 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया है 1। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ से 2 अल्फा बी से बीटा कट जाएगा तो 2 अल्फा बराबर 6 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ऊपर रखने पर बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पूछा क्या है, अल्फा इंटू बी मूलों का गुणनफल जो निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू दिया है m और a की वैल्यू दिया है 1, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर आ जाएगा m। और मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, यानी कि m बराबर
3 गुणे 2 यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? मालाबार विद्रोह को जो है मोपला विद्रोह कहा जाता है। तो यह कब हुआ था? तो यह सन 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था और यह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है हुआ था, जिसमें मोपला समुदाय उत्तरी केरल के जो है मालाबार तट पर रहते थे, उन लोगों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। तो 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो 19 फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या से जो पीछे की संख्या है उन सभी का गुणा। तो 19 फैक्टोरियल बराबर होगा 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16, ऐसे ही करते करते 1 तक होगा। तो 19 में जो है 5 की संख्या है वह 3 है और उसमें शून्यों की संख्या जो होगी वो भी 3 होगी। तो 19 फैक्टोरियल का मतलब होगा लास्ट में 3 शून्य, यानी कि 100वां अंक हो जाएगा, वह होगा जाएगा 0। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 होगा, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? तो यह किन किन में होते हैं? तो जो वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग यानी कि हिडन रिस्पेक्टिव ऑर्गन होते हैं वह मर्सीलियम होते हैं, यानी कि मर्सीलियम में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, अजंता की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं स्थित हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी कि जो अजंता गुफाएं हैं वह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अजंता की जो है गुफाओं को 1983 ईस्वी में यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थलों में जो है शामिल कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि अजंता गुफाएं विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो वह होगा 1983 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो मीरा की आयु कितनी है? यानी कि इस प्रश्न में जो है मीरा की आयु पूछा है, आयु वाले पर संबंधित सवाल है। तो इसको देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि उनकी अनुपात जो है 6:5 है, यानी कि माया की आयु मान लेते हैं 6x और मीरा की आयु मान लेते हैं 5x। तो 15 साल बाद पूछा है, तो 6x + 15 5x + 15 बराबर कर रहा है 9:8 हो जाती है, यानी कि 6x + 15 बटे 5x + 15 का जो रेशियो हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो इसको तिर्यक गुणा करने पर सॉल्व करेंगे तो 48x + 120 + 45 बराबर 45x + 35 हो जाएगा, यानी कि 3x की वैल्यू 15 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो ऊपर x की वैल्यू रख देंगे, तो 5x दिया है किए हैं, तो मीरा की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए दिया है नहीं कर सकते हैं, तो यह नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 48 घंटे। 48 घंटे में जो है नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा, बी जो है सही होगा। 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। और यह जो है भारतीय संविधान के भाग 15 के जो है अनुच्छेद 324 से 319 में निर्वाचन से संबंधित जो उपलब्ध उनमें दिया गया है, यानी कि भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक में यह कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो वह है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अप्सरा, यानी कि अप्सरा जो है भारत का सबसे पुराना
नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। और भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर यानी कि अप्सरा जो है 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रावे परिसर में जो है स्थापित किया गया था। तो यह कब स्थापित किया गया था? अप्सरा 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रावे में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयाग और हल्दिया मार्ग की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच की जो लंबाई कितनी है वो है ऑप्शन नंबर डी 1620 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, किसी कुट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो और इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें सिंपल है कि इसमें एफ को जो है 8 लिखा जाए, एम को जो है 3 लिखा जाए। तो इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाए? तो क्यू है, तो क्यू देखिए, क्यू इसमें है यानी कि दूसरे नंबर पर क्या है? 5 है। तो प्रश्न में देखते हैं 5 इसमें नहीं है, 5 इस पर नहीं है, इन दोनों पर है। फिर टी देखते हैं, टी जो है टी यहाँ पर लास्ट से दूसरे नंबर पर 6 है। तो लास्ट से दूसरे नंबर पर 6 है, तो 5 के बाद 6 इसमें भी है, ए में भी है और 5 बी में भी है। तो उसके बाद देखते हैं, या दोनों तो नहीं थे। उसके बाद देखते हैं यम, तो यम किस में है? यम जो है यहाँ पर लास्ट स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर, तो यहाँ से स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर 3 यानी कि यम की वैल्यू 3 होगी। तो उसके बाद एक 3 किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है, तो यह नहीं होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर लिया करिए। यह प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? WC3 का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि WWWC का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस WC3 का जो पूर्ण रूप होगा वह होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। WWC का पूरा रूप होगा, पूरा नाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है वह होता है इथोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और जो इंटोमोलॉजी होता है, कीटों का अध्ययन को जो है इंटोमोलॉजी कहते हैं, और पशु के व्यवहार का जैविक अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। और इटियोलॉजी के क्या होता है? इटियोलॉजी जो है रोग जो है किन कारणों से हो रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करने को इटियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1920 और 16 है, तो यदि इनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह सिंपल फार्मूला होता है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें से लौसा की वैल्यू दिया है 1920, मौसा की वैल्यू दिया है 16, पहली संख्या दिया है 240, दूसरी संख्या पूछा है, यानी कि 1920 गुणे 16 बटे 240, 1920 गुणे 16 बटे 240। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 128। इनका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, एक भिन्न के अंश में 50% और हर में जो है 80% की वृद्धि की जाए
तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा, कितना भाग होगा पूछा है। तो देखते हैं, इसका सलूशन है कि हम भिन्न मान लेते हैं, भिन्न जो है x/y है। तो परिवर्तन के बाद नया भिन्न क्या होगा, तो पहले में 50% की वृद्धि की जाती है तो वो हो जाता है 150/150, और दूसरे y में जो है वृद्धि की जाती है 80% की, यानी तो वह हो जाता है 180। तो यहाँ से भिन्न क्या होगा, 5x, नया भिन्न हो जाएगा 5x/6y। तो पूछा है नए भिन्न से वह कितना अंतर है, कितना भाग है, तो हो जाता है xy माने हैं तो यहाँ से हो जाता है 5/6 भाग जो है ज़्यादा है, मतलब 5/6वां भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार जो किया था वह डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उत्तर दें। तो इसमें दिया है कि 6 छात्र P, Q, R, S, T और U एक कक्षा में है। पॉइंट दूसरा है कि Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। तीसरा पॉइंट है S जो है Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी है। चौथा पॉइंट है T S से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। पांचवा पॉइंट है U जो है S से लंबा है। छठवां पॉइंट है P T से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। सातवां पॉइंट है P T की तुलना में लंबा है। तो प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, तो उसको आप जब बैठाएंगे तो बैठाने के बाद इसी प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से टी लास्ट में आ जाएगा, तो टी की लंबाई जो है सबसे कम है। इसको बैठाने के लिए ऊपर बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन हम बता देते हैं, देखते हैं। पहले में दिया है P, Q, R, S, T और U एक कक्षा में, तो सही हो गया। दूसरा पॉइंट है Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। तो Q, R और U Q और R Q और R जो है P से बड़ा है। क्या दिया था ऊपर, इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि हमको बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, भारत सरकार के द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान जो है शुरू किया गया था। तो भारत सरकार जल क्रांति अभियान यह जो है 2015 से 2016 इसी के बीच जो है शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2015 से 2016। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, यदि 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4 बराबर x प्लस 2 सही 1/2 का है तो x की वैल्यू पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 × 57, 57 2 59, 59/3 आ जाएगा। माइनस इसको सॉल्व करेंगे 4 × 7 28 1 29, 29/4 आ जाएगा। बराबर दिया है x प्लस 2 2 4 1 5/2 दिया है। तो x की वैल्यू पूछा है, तो इस वाली वैल्यू को इधर लाते हैं, तो इस वैल्यू को इधर लाते हैं तो यह भी हो जाएगा -5/2 प्लस, तो
तो इस सभी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 12, तो या 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सभी में एलसीएम 12 दिया है, तो सॉल्व करेंगे तो 12 25 60 माइनस 60 हो जाएगा, नहीं 12 एलसीएम हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 25 30 या 30 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में आएगा 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 4 25 20 3 23, ये 236 आ जाएगा। फिर इसमें देंगे तो इसको 4 यहीं 12 3 से देंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6 6 2 8, ये भी माइनस होगा, यानी कि 87, 8 3 11, कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा और 8 3 11, यानी कि 236 में से घटाएंगे, 236 में से या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16, 3 में से 1 जा 2, 129, 129 में 12 का भाग देंगे तो 12 का नंबर 12, 12 से 9/8 आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 9 से 11/12, 129 नहीं, जोड़ने में गलत हुआ है, 11 से एक हासिल के ज़्यादा लिए या आएगा 1100, 119 आएगा, 119/12 भाग देंगे तो 9 से 11/12 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म जो है राय भोई की तलबड़ी यानी कि वर्तमान ननकाना साहिब में जो किस वर्ष में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में हुआ था ननकाना साहिब में, जो कि इस समय वर्तमान नाम है। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कि पहला जिस प्रकार दूसरे संबंधित है उसी प्रकार तीसरा कैसे संबंधित होगा। तो इसमें रोगी जो है चिकित्सक से मिलता है, उसी प्रकार जो विद्यार्थी हैं वह शिक्षक से मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो है क्या है। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम जो है वह है सुमित्रा महाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुमित्रा महाजन। तो अगर आप लोग लास्ट के जो है 4 सभापतियों के स्पीकर यानी कि का नाम याद कर लेते हैं तो प्रश्न में पूछ सकता है। 17वीं का जो है नाम है वह ओम बिड़ला है, 16वीं सुमित्रा महाजन है, 15वीं मीरा कुमार थे और जो 14वीं है वह सोमनाथ चटर्जी थे। तो यही है, इन लोगों को आप याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक ने एक पूछेगा। अगला प्रश्न है कि 7 छात्र ABCDEF और G एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं, किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते। A हमेशा B से अधिक अंक प्राप्त करता है, G हमेशा A से अधिक अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक बार या तो C से अधिक अंक प्राप्त होता है तथा E न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, या D सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा F या B न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। यदि उनके अंकों के अनुसार D को 6वीं तथा B को 5वीं रैंक दी जाती है तो निम्नलिखित कौन सा सत्य होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हम पूरा हमको देखना पड़ेगा, आप लोग प्रश्न देखकर अगर सॉल्व कीजिएगा, लेकिन यह आंसर भी है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि F को 3री या 4थी रैंक दी जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/5 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में जो पीछे यानी कि 30 घंटे में ही 10 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सलूशन होगा
मान लेते हैं कि रोहन की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह 30 घंटे का समय लेता है। तो कितनी दूरी चलता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी चलता है। प्रश्न के अनुसार पूछा है कि चाल अगर कम कर दी जाती है, यानी कि पहले x थी, अब x में से जो है x-15 कम कर दी जाती है, तो कितनी हो जाती है, 14x/15 हो जाती है। तो वह कितना समय लेता है, तो समय लेता है उतना ही समय लेता है, यानी कि 30 घंटे लेता है। तो अब चाल पूछा है, उसके बाद और कुछ दिया था, क्या दिया था, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर जो है कम दूरी करता है। तो जब यह इस चाल से जाता है और 30 किलोमीटर की दूरी जाता है, 30 घंटे का समय लेता है, तो वह 10 किलोमीटर कम, 10 किलोमीटर था, क्या था देखते हैं ऊपर, 10 किलोमीटर कम लेता है। तो यहाँ से जो चाल हो जाएगी वह 30 किलोमीटर की दूरी क्या दिया था यार ऊपर, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, दूरी दिया है, दूरी दिया है। तो चाल बराबर हो जाएगी, दूरी कम लेता है, तो पहले दूरी 30 थी, तो अब 30x से 10 किलोमीटर कम लेगा, यानी कि 30x - 10 किलोमीटर की दूरी कम लेगा, समय उतना ही लेगा 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से 14x बराबर 30 से x - 10/30 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी कि x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यानी पूछा क्या है कि रोहन की चाल कितनी होगी, तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है कि यह जो दिया गया है व्यंजक, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल तरीका है, 243 का स्क्वायर भागे 27 का स्क्वायर गुणे 6 भागे 18। तो ये जो 243 या 3 के पावर 5 का जो है मतलब 243 होता है, और 27 जो होता है 3 के पावर 3 का मतलब 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 गुणे 6 भागे बराबर 8। तो यह पावर में आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि हो जाएगा 3 की पावर 10 भागे 3 की पावर 6 हो जाएगा, और गुणे 6 भागे 5। तो यहाँ इसको अगर काटेंगे तो जब यह भागे तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो यह बचेगा 3 की पावर 4 गुणे 6 भागे 18। यह काट देंगे तो 6 3 18 3 हो जाएगा, तो यहाँ से एक कट जाएगा, 3 की पावर क्यूब बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 27। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, त्रिभुज ABC में कोण BAC का मान 60 है और O त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु है। यदि कोण OBC कोण OBA का 2 गुना और कोण OCB और कोण OCA का 2 गुना है, कोण BOC की जो है मान पूछा है, कोण BOC का मान पूछा है, कोण BOC का मान पूछा है, यानी कि यही पूछा है। तो यह जो वैल्यू होती है यह 60 की आधी यानी कि 30 हो जाएगी, डायरेक्ट होती है, दुगुनी होती है 120 हो जाएगी, 120 आंसर हो जाएगा। ऊपर जो वैल्यू दिया है दोगुना तिगुना उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि पेपर में तो प्रश्न में दिया है BAC की वैल्यू 60 है और इस तरह से बना गया है। तो एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त त्रिभुज के एक ही चाप द्वारा त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण जो है उसकी परिधि पर बने कोण, यानी कि यह जो 60 का यह दुगुना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है, यानी कि अगर यह x होगा तो यह O पर जो दिया हुआ 2x होगा, तो यानी कि इसका आंसर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा ही लागू हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है कार हैव व्हील्स को जो है यह लिखा जाता है और व्हील्स आर रेड को इतना लिखा जाता है, आई हैव रेड कार को
यह लिखा जाता है। तो उसी कुड भाषा में व्हील्स कार को क्या नाम दिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं कार हैव व्हील्स को यह लिखा जाता है, व्हील्स आर रेड को इतना लिखा जाता है, आई हैव रेड कार को इतना लिखा जाता है। अब देखते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है। तो पहले में और दूसरे में हैव कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में @ कॉमन है, या इससे संबंधित हो जाएगा। और हमें पूछा क्या था, पहले देख लेते पूछा क्या था। पूछा था व्हील्स कार का कोड क्या होगा, व्हील्स और कार का निकालना है। और इसमें जो है व्हील्स हैव वाला हो गया। अब दूसरे पहले और दूसरे में देखेंगे व्हील्स इसमें कॉमन है, तो इसमें कौन सा कॉमन है, MU कॉमन है, MU क्या कॉमन, यानी कि व्हील्स का जो मतलब हो जाएगा वह MU हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में जब हैव और रेड का हो गया तो बचा क्या है, कार बचा है, कार का हो जाएगा, कार का या तो हैच भी हो सकता है और @ भी हो सकता है। तो MU @ और MU हैच, तो इसमें MU @ और MU हैच दोनों हो सकता है। तो MU के साथ या SU नहीं होगा, और कोई है ही नहीं, MU के साथ केवल हैच है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों हो सकता है लेकिन उसमें ऑप्शन में जो दिया है उसी करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है 10.53 को 0.09 के द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। 10.53 को जब 0.09 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो सिंपल है कि यहाँ से दो ऊपर अगर 100 को गुणा कर देते हैं, नीचे 100 को गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा 1053 बटे 9 हो जाएगा। तो 9 से भाग देंगे तो 117 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और कोण RPO 39 अंश है तो कोण RQP के जो है माप क्या होगा। कोण RPQ का माप पूछा है। कोण किसका माप, RPQ का माप पूछा था ना, कोण RQP का, RQP। तो इसमें कोण RPQ का माप, कोण RQP का माप, यानी कि यह माप पूछा है। तो प्रश्न में अर्धवृत्त दिया तो अर्धवृत्त में बना कोण जो है समकोण होता है, या एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि PRQ की वैल्यू जो होगी यह 90 अंश हो जाएगी, यह वाला पूछा है। ध्यान से PRQ की वैल्यू 90 अंश दे दिया है और तीनों कोणों को जोड़ने के बाद जो 180 योगफल 180 अंश होता है त्रिभुज का। तो यहाँ से यह 90 हो गया या 39 हो गया, तो यह तीनों को मिलकर 180 अंश हो जाता है, यानी कि 90 + 39 प्लस ये इतना बराबर 180 अंश, यानी कि जो इस कोण का माप आएगा वह 180 - 129 कर देंगे, यानी कि 51 अंश, यानी कि इस कोण का मान जो है 51 अंश आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से स्थित जैलेंदर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। किस जो है द्वीप को, जैलेंदर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मरियाना खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो। मरियाना खाड़ी को चैलेंजर द्वीप का पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। अब देखते हैं कि जो चैलेंजर द्वीप मरियाना की खाड़ी है यह दक्षिणी छोर पर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 36,200 फीट गहरा है। तो इसमें प्रश्न पूछता है कि दक्षिण छोर कहाँ पर स्थित है, तो यह मरियाना खाड़ी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 36,200 मीटर है, 200 फीट है गहरा है। अगला प्रश्न है कि MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का पूरा नाम क्या है। तो MRTP का जो पूरा नाम है वह है मोनोपॉलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है यदि 2,7 5,1 3x,3 एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है तो x का जो संभावित मान है वह क्या हो सकता है। तो इसका सलूशन है कि अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3। या x1 होगा या y1 होगा या x2 होगा या y2 होगा या x3 होगा या y3 होगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर दिया है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद करेंगे। इस पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू जो आएगी वह 10 मीटर आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF का जो है समरूप है। यदि BC बराबर 12.5 सेंटीमीटर EF बराबर 10 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर यही फार्मूला होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर था, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो पहली भुजा दी है 12.5 बटे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 बटे 10 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 12.5 का हो जाएगा 25 और 10 का हो जाएगा 16। तो अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 25/16। यहाँ से इसको काटा है यह 5 इसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद आया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है यदि A, B और C की औसत आयु 22 वर्ष है तथा B और C की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद A की आयु कितनी हो जाएगी। तो 9 वर्ष के बाद A की आयु कितनी हो जाएगी। तो इसका सलूशन है प्रश्न में दिया A, B और C की आयु का योग का 22 वर्ष है, औसत 22 वर्ष है तो तीनों की आयु का जो योग हो जाएगा 22 × 3 यानी कि 66 वर्ष। B और C की आयु का योग 25 वर्ष है तो दो औसत आयु 25 वर्ष है तो इनका योग जो हो जाएगा 25 × 2 50 साल हो जाएगा। A की आयु जो दिया है A की आयु तो यहाँ से हो जाएगा ABC की आयु दिया है, ABC की तीनों की वैल्यू है तो A की वैल्यू 66/50 यानी कि 16 वर्ष हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद 16 A की आयु कितनी होगी तो 9 वर्ष बाद 25 + 9 यानी कि 16 + 9 यानी कि 25 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन ड्रैगवैक्सिया को जो है मंजूरी दी है। तो वह किसके लिए था। तो वह था डेंगू के लिए। जो वैक्सीन थी वह डेंगू के लिए था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं था।
तो किनका था? चंद्रशेखर आज़ाद का था, राम प्रसाद बिस्मिल का था, अशफाक उल्लाह का था, भगत सिंह। भगत सिंह का जो है काकोरी रेलगाड़ी डकैती से जो है संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब प्रश्न पूछता है कि काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड जो कब हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था। काकोरी रेल डकैती कब था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई का फार्मूला होता है वह होता है कि रूट ऑफ केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का जो योग है उसका होल स्क्वायर करके घटा देंगे। तो यह फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वह रूट ऑफ कड़ी में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। तो यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4.5 प्लस 3.5 यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि रूट में 100 यानी कि रूट 100 किसकी वैल्यू होती है? तो वह 10 की वैल्यू होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी को जो किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो वह था यूनेस्को के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में हम्पी को जो है घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में 4 दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार संगत है, एक जो है असंगत है, उसको पहचानना है। तो इसमें हो गया नमकीन, खट्टा, कड़वा, स्वादिष्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा स्वादिष्ट, क्योंकि यह सभी स्वादिष्ट के प्रकार का मतलब कैसा लग रहा है, नमकीनी है, खट्टा है, कड़वा, लेकिन यह स्वादिष्ट जो है खुद स्वादिष्ट है, तो यानी कि यह सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना जो है यह सन 1995 ईस्वी में जो है हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, सन 1995। WTO की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या 164 है। तो पूछता है हमेशा कि WTO में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का जो है हिस्सा नहीं था? तो इसमें से जो USSR का हिस्सा नहीं था वह फिनलैंड जो है USSR का जो है हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, ये सभी USSR के जो है सदस्य हैं, जिसमें से फिनलैंड जो है USSR का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है, इनमें से 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत है, उसको छाटिए। तो देखते हैं। पहला जो है नार्ड है, तो नार्ड में जो है n की वैल्यू 13 है, तो n की वैल्यू 14 है, तो 14 से 4 बड़ा 18, यह 4 बड़ा है, a से 4 बड़ा यह है। उसी प्रकार से p से बड़ा उसी प्रकार से ऑप्शन बी में p की वैल्यू 16 से 4 बड़ा t यानी कि 20 है। उसके बाद w से जो है 4 कम w 23 से बड़ा 3 26 पे z होना चाहिए, जबकि इसमें जो है यस है, यानी कि यह 4 कम है। ऑप्शन सी में a से बड़ा 4 e है और u से 4 कम
क्यू है, यानी कि अभी सही है, दोनों मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में भी 4 कम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है निम्नलिखित व्यंजक का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दिया है 394 गुणे 394, यानी कि 394 का स्क्वायर प्लस 106 गुणे 106, यानी कि 106 का स्क्वायर प्लस 394 गुणे 106, यानी कि 2ab, यानी कि यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा तो 394 प्लस 106, यानी कि 500 हो जाएगा। तो 500 का स्क्वायर जो है 2,50,000 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है एक कार का मूल्य 1,50,000 था। राजू ने इसे 5% लाभ पर मंटू को बेचा और मंटू ने उसे राजू को 2% हानि पर बेचा। लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि पहले तो दिया है कि कार का मूल्य 1,50,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50, 1,50,000। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, या मंटू को कार को जो है 5% लाभ पर बेचा है, तो 1,50,000 का 5% लाभ पर जो वैल्यू हो जाएगी 15,000, 1,57,500 हो जाएगी। तो राजू को लाभ कितना हुआ है, तो 1,57,000 में से 1,50,000 घटा देंगे तो 7,500, यानी कि जो पहली बार लाभ हुआ हुआ 7,500 हुआ है। उसके बाद मोटू ने कार खरीद लिया तो वह 1,57,500 खरीदा है, तो वह उसको बेच रहा है राजू को। तो राजू को बेचेगा तो क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य क्या होगा, वह 2% हानि पर, यानी कि 98 पे बेच रहा है। तो बेचने पर वह कितने में बेच रहा है 1,54,350 पर आ जाएगा। तो हानि कितनी हो रही है राजू को, तो वो हो रही है 1,54,350। 1,50,000 पर वैल्यू पर जो इतना 1,50,000 वैल्यू पर घटा देंगे तो वो आ जाएगी 4,350। तो कुल लाभ हानि कितना हुआ है, तो पहली बार जो उसे 7,500 का लाभ हुआ है, उसके बाद 4,350 की हानि हुई है, यानी कि टोटल 3,150 का लाभ हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की थी। तो इसरो ने जो है IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में AGEOS की जो है स्थापना की थी, AGEOS की स्थापना की थी। और यह स्थापना कब की गई थी, तो यह स्थापना अगस्त 2013 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है एक धनराशि 8% वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो इस प्रश्न को जो देखते हैं, मान लेते हैं कि जो धनराशि है वह P रुपये है, 8% वार्षिक दर पर वह 2 गुना हो जाती है। तो यानी कि 2P बराबर हो जाएगा P + P1 + R/100 की पावर 8 वर्षों में। तो यहाँ से यह वैल्यू आ जाएगी, माना n वर्षों में n गुनी हो जाएगी, n वर्षों में n गुनी हो जाएगी। तो 4P बराबर P1 + R/n के R/100 टू द पावर n। उसी प्रकार 2 बराबर एक समीकरण इतना आ जाएगा। समीकरण और 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर n की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रतिभा देवी पाटिल को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है
निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो वह है ओडिशा राज्य में। सूर्य मंदिर जो है स्थित है वह ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न में पूछता है कि सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने जो है करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है 12वीं कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह प्रायिकता सवाल है। तो इसमें जो हाथ मिलाने वाले कुल छात्रों की संख्या जो होगी वह n/2 इंटू n-1 होगी। यह एक फार्मूला होता है प्रायिकता में कि छात्र हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या तो वह होगी n/2 n-1। तो कुल छात्र 30 हैं तो 30/2 इंटू 30-1/1 यानी कि टोटल आंसर आ जाएगा 435 छात्रों ने जो हाथ मिला 400 हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या 435 होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC की जो स्थापना कब किया गया था? तो NIC की जो स्थापना किया गया था वह 1976 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेपर में पूछता है कि NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेट्रो, क्रेटा, आरडी, i10 तथा मैग्ना बेची। एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई थी। कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई थी। सेट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा था। क्रेटा कार के ठीक बाद आरडी कार बेची गई थी तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया था। सेट्रो तथा 110 कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया था। तो यह DI का सवाल है। तो यह फिगर दिया गया है, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जो 5970 से घटाने पर प्राप्त जो अंतर है वह पूर्ण वर्ग हो। तो 5970 से पूर्ण वर्ग हो तो 5970 का पूर्ण वर्ग पहले निकालेंगे कि क्या आता है। तो 5970 का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 2 बार लेंगे तो 7 से भाग देंगे 749 यानी कट जाएगा तो 1070 आएगा। 147 यानी कि 41 शेष बच जाएगा। तो अगर इस वाली संख्या यानी कि 5970 में से 41 घटा देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है दास्ताना जो हाथ से संबंधित है उसी प्रकार टोपी किससे संबंधित है? तो टोपी जो संबंधित होगा वह सिर से संबंधित होगा क्योंकि सर पे पहनते हैं टोपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है कि जो इसमें वेन डायग्राम में दिखाए गए हैं उनमें जो है उन शिक्षकों को प्रतिबंधित करने वाले छात्रों की पहचान करें जो न भारतीय है और न ही चीनी है। तो शिक्षक को पहचानना है जो न तो भारतीय है और न चीनी है। तो शिक्षकों की संख्या होगी ऑप्शन नंबर वो होगी 4 क्योंकि जो जितने भी सभी हैं वो या तो चीनी है या तो भारतीय हैं, लेकिन जो 4 छात्र ऐसे हैं वो न चीनी है न भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है कि जिस प्रकार से संबंधित है उसी क्रम में अगला शब्द क्या होगा। तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी आएगा, तो इसमें डी है नहीं। उसके बाद बीच वाला छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं डी के बाद एफ, दो अधिक है, एफ के बाद एच, ये भी दो अधिक है, एच के बाद दो अधिक, यानी कि 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। तो ई वाला गलत था। उसके बाद 10 यानी कि जे किस में लास्ट में, तो 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है पाई चार्ट में दिया गया है, पाई चार्ट ABCDE की बिक्री और व्यय के मूल्यों को परसेंटेज दिखाया गया है। तो ये सेल है या दिया गया है। तो पाई चार्ट वाला प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। ये भी पाई चार्ट का ही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, जिसमें स्तनधारी, घोड़ा, हाथी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 या 2 सही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 किस में है, तो वह ऑप्शन नंबर ए में है। क्योंकि इसमें जो है घोड़ा और हाथी दोनों ही स्तनधारी होते हैं, तो या घोड़ा हो गया या हाथी हो गया, स्तनधारी दोनों इन्हीं के बीच में आएगा। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है 4 स्थल सूचीबद्ध है जिनमें इनमें से 3 किसी प्रकार संबंधित है, एक अलग है, उसका चयन कीजिए। तो पंजाब, रांची, भोपाल, पटना। इसमें से जो है पटना ये भी राजधानी है, रांची ये भी राजधानी है, भोपाल ये भी राजधानी है, पंजाब जो है राजधानी नहीं है, यह एक राज्य है। तो यह ऑप्शन गलत होगा, यानी कि इसमें गलत वाला पूछा है, तो गलत वाला में जो है यही सही हो जाएगी। पटना बिहार की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जबकि रांची जो है झारखंड की राजधानी है, और पंजाब जो है वह राजधानी नहीं, एक राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है कि जिस अनुक्रम में दिया गया है बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। जो निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यह शब्दों के अनुसार क्रम करना, तो यस सभी में रहेगा। उसके बाद पी सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें पी सभी में है। उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद ए आया है, इसमें ए है, इसमें आई है, होगा नहीं ओ। तो यानी कि ये पहले आता है, यानी कि स्पैरो वाला जो क्रम होगा वह पहले आएगा। उसके बाद स्प्लिट वाला आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि ABCD के क्रम में इसको दिखा गया है। क्योंकि इसमें ए है, उसके बाद पी है, तो उसके बाद पी है, उसके बाद ए है, ए के बाद इसमें आई है, आई के बाद ओ है, ओ है। फिर इन दो ओ वाले में कौन सा पहले आएगा, तो पहले आर आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा। तो पूछा इसमें बीच वाला शब्द कौन सा है, तो बीच वाला स्पॉइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्पॉइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि इन चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखना है, इनमें से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। बी और एक्स के जो है ठीक बीच में है। तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी जो है यहाँ पर है, और एक्स जो है यहाँ पर है। तो इनके बीच में कौन सा है, तो इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 में 6 अलग अलग कर देते हैं, तो 13 में 6 अलग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इधर हो गया, यहाँ से 6 इधर हो गया। तो बीच वाला कौन बचेगा, तो @ बचेगा। तो @ किस में दिया है, @ यहाँ पर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 होगा गाय जिस प्रकार पशु से है उसी प्रकार गौरैया किससे संबंधित है, तो गौरैया एक पक्षी से संबंधित है, यह पक्षी है।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 94 है, यदि भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जब भाग का, यहाँ पर भाग का वैल्यू प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग और माइनस की वैल्यू गुणा, ये हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले भाग करेंगे तो 10 की वैल्यू 10 में जाएगी तो 1 हो जाएगी, 1 गुणे 5, फिर गुणा करेंगे तो 1 में 5 के गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा, फिर जोड़ करेंगे पहले तो 40 20 60 हो जाएगा, उसके बाद 60 - 5 यानी कि 55 आ जाएगा। सही आंसर 55 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है, जिस प्रकार यल क्रॉस बी इससे संबंधित है उसी प्रकार यह किससे संबंधित है। या तो यल की वैल्यू 12 होती है, वी की वैल्यू 22 होती है, तो उसी प्रकार से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू 17 होगी, क्यू की वैल्यू 17 लास्ट में इसमें दिया है, और जेड की वैल्यू 26 होगी, तो 17 गुणे 26 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 है कि इनको ध्यानपूर्वक देखना है। और इसमें देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा गया कौन सा पालन नहीं करता है, तो नहीं वाला हमें आंसर चाहिए, तो नहीं वाला आंसर चाहिए। तो प्रश्न में पूछा है सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, तो कथन 2 है सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, सभी यहाँ से सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं तो बिल्लियाँ के अंदर आएगा। फिर दूसरा दिया है कि सभी बर्तन बच्चे हैं, दूसरा दिया है सभी बर्तन बच्चे हैं, इसके अंदर आएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कुछ बच्चे बर्तन है, कुछ बच्चे बर्तन है, तो यह सही होगा। उसके बाद पूछा है बी वाला कि कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं है, तो यह गलत होगा। तीसरा दिया कुछ बिल्लियाँ बर्तन है, कुछ बिल्लियाँ बर्तन है, तो यह भी सही होगा। तीसरा दिया सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं, सभी बर्तन बिल्लियाँ, यह भी सही होगा। यानी कि सभी सही है, बी वाला गलत है। तो यानी कि हमें पूछा था नहीं वाला, तो नहीं वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है 7 सदस्य ABCDEFG एक विशिष्ट क्रम में है, तो उसको बैठाने वाला क्रम इसी प्रकार से जो पिछला प्रश्न पूछा था वही प्रश्न है, बस उसमें पूछा है कि आपका कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 दिया है कि भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस है, तो इसकी वैल्यू, इसका जो है मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा दिखा देते हैं आपको, देखिए इसमें पूछा दिया है कि गुणा का अर्थ प्लस दिया है, प्लस का अर्थ भाग दिया है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है और भाग का अर्थ माइनस दिया है। तो यह हो जाएगा, तो पहले भाग करेंगे तो 5 × 15 यानी कि 3 हो जाएगा, उसके बाद गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद जोड़ करेंगे तो 16 × 6 22 हो जाएगा, 22 में से 4 घटाएंगे तो आंसर 18 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है एक समूह में 5 लड़कियां हैं, के दूसरी सबसे लंबी है, PM से लंबी है, RM से लंबी है, NP से लंबी है, उनकी ऊंचाइयों के अंतर में कौन सा अनुक्रम सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, तो हम देख लेते हैं। इसमें दिया है NK से लंबी है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, NK से लंबी है, NK से लंबी है, तो पहला हम क्रम बना लेते हैं क्योंकि उसी से संबंधित होगा। इसमें से दिया K सबसे लंबी है, फिर PM से लंबी है, RM से लंबी है, फिर NP से लंबी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा, जो कि संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है किसी कुट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो प्रश्न में देखिए H की वैल्यू 8 होती है और C की वैल्यू 3 होती है, तो यह 5 कम है। S की वैल्यू 19 होती है, N की वैल्यू 13 होती है, तो यह भी 5 कम है। B की वैल्यू 2 होती है, 2 में से 5 कम 23 आ जाएगा। फिर T की वैल्यू 20 होती है, तो 20 में से 5 कम हो जाएगा, तो O की वैल्यू 15, यानी कि ये वैल्यू जो है 5 कम पे आ रहा है, तो इसमें से 5 की वैल्यू कम, तो D से 5, D की वैल्यू 4, 4 में से 5 की वैल्यू कम, यानी कि Y आएगा, 25 पे Y आएगा, तो Y में जो है
इसमें आई आ रहा तो यह होगा नहीं, इसमें भी आई आ रहा तो होगा नहीं, ये 2 होगा, इसमें भी। फिर यस 19 आएगा तो 19 में से यस की वैल्यू 19 में से जो है 5 की वैल्यू कम, तो 19 में से 5 की वैल्यू कम 14 आएगा, 14 यानी कि यन आएगा। तो इसमें देखिए डब्ल्यू दिया तो यह भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 100 प्रश्न हो गए हैं। आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें। अगर आप लोगों को मैथ का प्रश्न जो है सॉल्व करना है तो आप लोग वीडियो को रोक कर खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या भी कोई भी सवाल हो जिससे आप लोग पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।